अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आर यू लिसनिंग मी? अरशद, जी सर। फवाद, जी सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। तहसीन, उमर, ये अगर अच्छा अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप वीडियो अगर ना खोलें तो बेहतर है। उसकी रीज़न ये कि वीडियो खोलने से ना वो इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है। उमर, तहसीन, माहम, फवाद, अरशद, नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन साहब, जी सर। तहसीन साहब क्या हाल है? कहाँ, अब घर पे हैं, फील्ड पे? नहीं सर, मैं घर पे हूँ। अच्छा अच्छा। आपकी जी जी नेचर ऑफ जॉब क्या है? सर, मेरी नेचर ऑफ जॉब जो है ना, वो बेसिकली हम लोग वेंडर साइड पर हैं। वाटर अच्छा ट्रीटमेंट की कंपनी है हमारी, एक ना, वाटर रिजीम अच्छा अच्छा। प्लांट की इंस्टॉलेशन, उसकी कमीशनिंग और आफ्टर उसका ऑपरेशन वगैरह तो आप ऑपरेशन ट्रीटमेंट प्लांट देखते इंस्टॉल करते हैं? हैं। जी जी जी। अच्छा, कौन से सीटीपी आप कौन सा वाला कर रहे हैं? एक तो सर, एक तो ये आता है, क्या नाम है इसका, पैकेज टाइप आता है ना? पैकेज टाइप भी करते हैं, लेकिन पैकेज टाइप तो असल में जो जिसकी कैपेसिटी कम होती है ना, वो पैकेज वो टाइप में चलता है। जो जहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा होती है वहां तो पैकेज टाइप का चलता नहीं है। तो ये कितने का तो लग जाता पैकेज है? टाइप सर, कॉस्ट तो उसकी बहुत होती है। तकरीबन 4 से 5 हजार, 5 लाख गैलन का जो प्लांट है ना, हम्म। वो कम से कम जो है ना, वो 60 मिलियन की कॉस्ट आ जाती है उसकी। 6 करोड़ रुपए की? जी जी। अच्छा, और 100,000 गैलन्स का कितने का लग जाएगा? मेरे ख्याल में 2 करोड़ तक का लग जाता होगा। जी, वो ज़ाहिर उसकी कॉस्ट कम होगी, सिविल कॉस्ट भी कम होगी, उसकी एरिया भी कम अच्छा, लेता है वो। सही सही। ठीक है तो ठीक। वेस्ट वाटर लगाते हैं हम लोग, उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं वेस्ट अच्छा, वाटर की। जी। टर्शरी ट्रीटमेंट पे भी जाते हैं आप लोग? टर्शरी यानी वो एज ए टर्शरी होती है बिफोर आरओ, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं, फिर आगे आरओ प्लांट होता है, तो वो सही सही। दोबारा प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है, पानी आरओ वाटर होता है। ठीक है। अच्छा, बस ये कि आज वो आ जाए अगर सारे बच्चे तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव ओनली 7 स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, अर्तगरुल बने हो तुम? सर ये असल में ना बेगम के मोबाइल से सर ये क्लास ले रहा हूँ, उसमें मोबाइल उसने तस्वीर सेट की हुई है सर। अच्छा, तो अच्छी बात है। बाकी नोमान? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करें फिर? जी जी बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप अच्छा, कोई अगर ग्रुप में है उस्मान तो मैसेज छोड़ देंगे कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, वो ज्वाइन कर लेंगे। साइंस भी कहाँ ले आई कि क्या कहते हैं, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, तालीम जो है दरवाजे पे। लेकिन सर जो यूनिवर्सिटी वगैरह में बैठ के पढ़ने का मजा है ना, वो इसमें नहीं आता। हाँ, वो नहीं है बिल्कुल। ना पढ़ाने वाले को मजा आता है ना पढ़ने वाले को। हाँ। एक बस इंटरेक्टिव इंटरेक्शन तो है, लेकिन वो जो लाइव इंटरेक्शन होता है, जो फिजिकल जो क्वेश्चनिंग होती है या फिजिकल जो पढ़ाने में मजा आता है, वो ऑनलाइन में नहीं है। बस ये एक ऐसा ही है कि आप जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, बहरहाल आप पढ़ा रहे हो और हम पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, EIA का मैंने लास्ट टाइम जो है, EIA से पहले आपको कुछ इंटरनेशनल जो है वो कन्वेंशंस पढ़ाई थी आपको, जो हमारा लास्ट लेक्चर वाला।
उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछ ले, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सब क्लियर है? जी सर, अब तक तो अच्छा, क्लियर समझ है, में आ गया कोई था? बात अच्छा इसरार, अच्छा जी सर समझ में आ गया सर, पहले ही पढ़ा है आपसे ये मियाज। सब्जेक्ट पढ़ा भाई? अच्छा नियाज तो तुमने पढ़ा होगा, सही से तो तुमने पढ़ा होगा। जी सर पहले पढ़ाया था आपने। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अगेन EIA पे जाने से पहले, अभी मैं EIA पे नहीं गया, तो मैंने आपको मियाज बता दिए थे, रेगुलेशंस बता दी थी और कुछ हिस्ट्री बताई थी रिगार्डिंग EIA। और फिर उसके बाद जो है देखिए मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे। एक था प्री निगोशिएशन फेज, फिर था निगोशिएशन फेज, और उसके बाद जो था हमारा कौन सा था, निगोशिएशन फेज के बाद कौन सा था, सिग्नेटरी फेज था, एडॉप्शन एंड सिग्नेटरी फेज, और उसके बाद था रेटिफिकेशन फेज। तो रेटिफिकेशन फेज में क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो किसी मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट का या किसी कन्वेंशन का सिग्नेटरी होता है, वो उसको रेटिफाई करता है अपने मुल्क में आके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। अब इस रेटिफिकेशन में हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, एक मिनट में ऐड कर लूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे पहले क्या हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, कौन बता सकता? उस्मान? जी सर बोले सर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पिछली दफ़ा 4 फेजेस बताए थे। फिर नेगोशिएशन फेज था, नेगोशिएशन फेज था, फिर सिग्नेटरी फेज था, और उसके बाद जो था वो जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन या रेटिफिकेशन फेज कहते हैं। रेटिफिकेशन फेज में पाकिस्तान ने कहाँ से स्टार्ट लिया था? कुछ आइडिया है? सर याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा। बाकी कोई बता दे, ये इन्वायरमेंट वाले बता दे। अनस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास रेटिफाई कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ थी इन्वायरमेंट की सरगर्मी जो है, कब से स्टार्ट हुई? नहीं पता? नहीं सर, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। अभी ज्वाइन किया क्लास। सलाह इफ्तिखार। कुछ पता है? नुमान? नहीं सर, अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा सुबह अभी तो दिमाग नहीं सोकर चलता। उठे, अच्छा अच्छा, अभी बिस्तर में ही है। सारे बिस्तर में है भाई। तो रेटिफिकेशन फेज जो था, सबसे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है इन्वायरमेंट की जो मुहिम एक्चुअल स्टार्ट हुई थी, वो था पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम से, PEPO 1983। 1983 के अंदर जो है वो मुहिम स्टार्ट हुई थी। ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ऑर्डिनेंस बना था, पास नहीं हुआ था एक सरसरी तौर पे, क्योंकि हम साइन करके आए थे 1970s के अंदर। हम जो है वो एजेंडा 21 के तहत जो मीटिंग्स हुई थी और जितने भी कन्वेंशन हुई थी उसके हम साइन करके आए। तो अब पाकिस्तान पे जब जोर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम से, हमें 1983 में था या 1987 में था, कोई इसकी एक डेट थी, तो वो सबसे पहले ऑर्डिनेंस स्टार्ट हुआ। बट दैट इज़ नॉट इनटू फोर्स। ये फोर्स में नहीं था, यानी फोर्स का मतलब ये है कि हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट को रेटिफाई तो किया लेकिन बाय फोर्स नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। जैसे अब जो है वो आपको पता है यहाँ पे सीपा वाले हो गए या पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले हो गए, वो बड़ी सख्ती करते हैं कि भाई आप कंप्लाइंस कराएं। तो उस वक्त ये सख्ती नहीं थी, उस वक्त इंडस्ट्री जो थी वो वॉलेंटियरली इसमें शामिल होती थी, कोई ऐसा सच कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई एक्ट नहीं था। तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया और उस ऑर्डिनेंस के तहत इंडस्ट्रीज जो है वो दे आर नॉट सो मच बाउंड कि भाई वो आपने हर हाल में फॉलो करना है, वो वॉलेंटरली उसमें आ सकती है, नहीं आ सकती, ये उस वक्त होता है। फिर 1992 में अगेन ये ऑर्डिनेंस जो है वो काउंसिल बनी थी, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, PEPC बनी थी।
और फिर 1997 के अंदर जो है हमारा फर्स्ट एक्ट पास हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। हम इस एक्ट को देख भी लेते हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। शेयर स्क्रीन, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आ गया पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। इसको खोल भी लेते हैं। तो इसकी ये कॉपी भी पड़ी हुई है इसके ऊपर। ये नजर आ रहा है आपको? जी जी सर आ रहे नजर आ रहा है, चलो शुक्र है। ये देखेंगे गजेट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड 1997 में, दिसंबर 6 1997 में पॉप ये जो है ऑर्डिनेंस पास हुआ था और सेनेट या सेक्रेटेरिएट से था। और इसके बाद जो है ये क्या खुल गया, तो एनवायरमेंट का नहीं है, हाँ ये आ गया। तो इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं इस एक्ट के अंदर। यहाँ से इसकी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, क्या मतलब होता है इसका? शॉर्ट टाइटल तो इसका हो गया पाकिस्तान, दिस एक्ट में भी कार्ड है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। इसका नाम तो ये हो गया। अच्छा, इट एक्सटेंड, इसकी एक्सटेंशन कितनी, एक्सटेंड कहते हैं ये किस हद तक लागू होगा, मतलब किसी सूबे के लिए है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो यहाँ लिखा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगा। और कमिंसमेंट कैसी होगी? कमिंसमेंट का मतलब ये होता है कि कमिंस कैसे होगा, लागू कैसे होगा, जिसको कहते हैं लागू होना। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक ही दफा पूरा लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं टुकड़ों में लागू नहीं करेंगे इसको, या फेजेस के अंदर ये लागू नहीं होगा। तो इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एकदम सब पे लागू हो जाएगा। तो ये है कि इसका टाइटल हो गया, एक्सटेंशन हो गई यानी कहाँ तक एक्सटेंड होगा, और इसकी कमेंसमेंट हो गई। फिर डेफिनेशन में कुछ, अच्छा देखें, आप याद रखिएगा जब भी कोई एक्ट या रेगुलेशन स्टार्ट होती है, जब भी कोई एक्ट या रेगुलेशन होती है तो सबसे पहले उसका टाइटल आता है और उसके बाद उसके अंदर डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस क्यों डालते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था शायद आप, ईएमएस के अंदर। अभी पूछ लेते कौन बताएगा, लास्ट टाइम मैंने ईएमएस पढ़ाया था, तो ये मुझे बताएंगे तला इफ्तिखार। सर बहुत सारी चीजों के अंदर डबल मीनिंग चल रही थी ताकि क्लेरिफाई हो जाए कि जो वर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं उनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, गुड, जबरदस्त। यानी ये जो अंदर इस एक्ट के अंदर ये जो टर्म्स आएंगी, जो टर्म्स यहाँ पे जिसकी डेफिनेशन दी हुई है, उस टर्म का मतलब क्या है तो वो पहले ही क्लैरिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो एडवर्स इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज नो एनीथिंग रिपंजेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आ गया इसकी डेफिनेशन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, डैमेज टू एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो है पोल्यूशन क्या होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, काउंसिल से क्या मुराद है। यहाँ पे अगर काउंसिल की बात आएगी तो काउंसिल तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद कौन सी काउंसिल है, यहाँ पे मुराद जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है। ठीक है, डिस्चार्ज से क्या मुराद है, कोई स्पिल हो गया, लीकेज हो गई, पंपिंग हो गई, डिपॉजिटिंग हो गई, सीपिंग हो गई, रिलीज हो गया। इसी तरह जो है फ्लोइंग आउट हो गया, पोरिंग हो गया, एमिटिंग हो गया, एम्पटाइंग हो गया, और डंपिंग हो गया। ये सारी चीज़ें डिस्चार्ज के अंदर आएंगी। और इकोसिस्टम से मुराद यहाँ पे क्या है वो भी बता दिया उन्होंने। एफ्लुएंट से क्या मुराद होगा, कोई मटेरियल हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैशियस फॉर्म में हो, ठीक है, कंबाइंड हो या इंडिविजुअल हो, जो किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसको हम एफ्लुएंट कहेंगे। एमिशन क्या होता है, देखें डिस्चार्ज में और एमिशन में क्या फ़र्क है, मुझे बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। उमर कोई आइडिया है डिस्चार्ज में और एफ्लुएंट में? मोहम्मद उमर, आवाज आ रही है आपको मेरी? ऐसे तहसीन साहब बताएं मुझे। सर ये डिस्चार्ज जो है ना, आई थिंक ये एक कंडीशन है
कि किसी कंडीशन के तहत कोई अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है ना, और एफ्लुएंट जो है ना, ये एक रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपकी आपकी चीज जो आउट हो रही है ना, वो एफ्लुएंट में आएगी, मेरा ख्याल, जो मुझे समझ में आ रही है सर। और एमिशन? अच्छा सिर्फ मुझे बता दें कि डिस्चार्ज कहाँ यूज होता है, एमिशन कहाँ यूज होती है, सिर्फ ये बता दें फर्क। सर डिस्चार्ज तो कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कंडीशन के ऊपर है ना, जिस तरह आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आप क्या चेक करते हैं, कंपनी का, इंडस्ट्री का क्या चेक करते हैं? सर एफ्लुएंट चेक करते हैं, उसके एमिशन टेस्ट, उसके एमिशन चेक करते हैं या उसका डिस्चार्ज चेक करते हैं? सर उसके एमिशन चेक करते हैं। नहीं तहसीन, डिस्चार्ज होगा। देखें, जब वाटर से रिलेटेड आएगा, जहाँ वाटर की बात आएगी, वाटर से रिलेटेड आएगा, वाटर से मुराद होगा, तो उसका डिस्चार्ज काउंट होगा। ठीक है, कोई भी स्पिल होगा तो वो वाटर से रिलेटेड होता है, लीकिंग होती है वाटर, तो जहाँ वाटर की बात आएगी तो वाटर डिस्चार्ज होता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस कंपनी का, इंडस्ट्री का फाइनल डिस्चार्ज क्या है। फाइनल डिस्चार्ज क्या मतलब कि आप क्या कंपनी कितना डिस्चार्ज करे। और जब हम एमिशंस की बात करेंगे तो एमिशन से मुराद उसकी एयर एमिशन है, यानी वो उसका ताल्लुक एयर से है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना, एमिशन स्टैंडर्ड मींस द परमिसिबल स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल एजेंसी फॉर एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो एमिशन का टर्म खास तौर पे एयर के लिए है, ठीक है, या नॉइस के भी लिए भी आ सकता है। अच्छा, एनवायरनमेंट मींस जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इसमें 3 बातें आती हैं जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई थी आपको। दैट इज अवर एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, वही एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर के लिए एमिशंस होगा, वाटर के लिए डिस्चार्ज होगा, लैंड के लिए उसका सॉलिड वेस्ट होगा। ऑल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ये एनवायरनमेंट में काउंट होता है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल भी, ये भी सारी डेफिनेशन है इसकी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब आ जाइए EIA क्या होता है। यहाँ पे EIA दिया हुआ है, क्या होता है EIA? विदाउट डेफिनेशन मुझे कुछ जनरल मुझे टर्म बता दें कि EIA क्यों होता है और ये EIA किस लिए किया जाता है। नोमान? सर उस चीज का जो है, यानी उस फैसिलिटी का, उस फैक्ट्री वगैरह का, किसी का भी जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मालूम करने के लिए ये चीज होती है कि अगर वो अपनी उसमें आती है रनिंग के अंदर, तो किस तरह के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। मतलब रनिंग में आएगी तो कैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, या रनिंग में है तो कैसे स्टार्ट से ही, यानी बनने से लेके और फिर रनिंग तक। अच्छा, तो ये बनने के बाद काउंट नहीं होगा इम्पैक्ट असेसमेंट? और बाद आपका ताल्लुक सर होगा ना, मेरे ख्याल से EIA तो बार बार होती है। बार बार होती है? नहीं भाई, कोई एनवायरमेंटलिस्ट है? सैयद अनस? सर हम बताएं? हाँ बताएं। जी सर। सर ये की सिंपल डेफिनेशन ऐसे है सर कि अगर आप कोई एक प्लाजा या कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो पहले आप उसकी EIA करवाएंगे कि उसका जो ड्रेन है आप किस तरह से निकालेंगे, वो किस तरह जाएगा, उसके बाद जो जिस चीज से मिल रहा है वो उसमें उसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप कार पार्किंग कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। अगर आपकी कैप्टिव पावर जनरेशन है तो उसकी इमिशन कहाँ पर होगी। अगर आपकी खुद सेल्फ जनरेशन है तो वो कार्बन किस तरह से निकलेगा। मतलब बिल्डिंग से जो पोल्यूशन हो सकती है, जो चीजें इफेक्टेड होती हैं, हम उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं। यानी उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, किस पे इम्पैक्ट आएंगे, वो उस इम्पैक्ट का एरिया क्या होगा? एनवायरनमेंट पे सर, तो एनवायरनमेंट पे होगा। एक बिल्डिंग अभी मैं अगर हाँ बोलो सर, आप बोले। नहीं बताओ सर, अगर पावर जनरेशन है तो नॉइज पोल्यूशन होगी, कार्बन इमिशंस होंगे। ठीक है। अगर सेवरेज की बात है तो फिर उसके बाद उसमें से जो वेस्ट वाटर होगा वो आप किस ड्रेन में मिला रहे हैं। सही है। अगर वो जिस ड्रेन आप डेनिम कंपनी में ना, तुर्ती के अंदर है? जी सर, मैं प्रोडक्शन कंपनी में हूँ, डेनम बनाती है सुरती का प्लांट कोरंगी में मेरे ख्याल में, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल है। सूरती कंपनी, ये तो सिर्फ आप बिल्डिंग की बात करें, मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ आपको। सूरती कंपनी अपना एक प्लांट जो है वो साइट में लगाना चाह रही है। जी सर। तो वो साइट में लगाने से पहले उसका क्या कराएगी?
सर ये कराएगी। EIA कराएगी, गुड, ठीक है। तो EIA क्या है, हम किसी भी, मैं आगे इसको डिटेल में बताऊंगा कि हमारा कोई भी प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट होगा, प्रोपोज्ड का मतलब ये है कि वो भी अल्फाज की हद तक है, डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, वो भी लगा हुआ नहीं है। तो जब हम लगाएंगे तो उससे उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या आएंगे, और उन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, वो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ये वाले फैक्टर्स लेंगे हम। लाइक उसके अंदर एयर पोल्यूशन क्या होगा, वाटर डिस्टर्बेंस क्या होगी, और सॉलिड वेस्ट क्या होगा, ठीक है। इसी तरह सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा उसके ऊपर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, ठीक है, फ्लोरा फाना इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। बहरहाल इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इन्वायरमेंटल एक्ट बता रहा हूँ कि EIA इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट। यहाँ हमने इसको ये फर्दर डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, फिर इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट कौन होगा, इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट से कौन मुराद होगा, दिस इज फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 24, ठीक है। ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 20। ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, और कितनी इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है पाकिस्तान में? ये फवाद कितनी है? सर इसका तो अभी आइडिया नहीं है सर। नहीं है, अच्छा मुझे ये बताएं, अनस, सैयद अनस, ट्रिब्यूनल क्या होती है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी ट्रिब्यूनल है? ट्रिब्यूनल का मकसद ये होता है कि भाई ट्रिब्यूनल में कोई भी वायलेशन के केस होते हैं, पर्चिया एक साहब हैं उन्होंने वायलेशन कर दी है, बिल्डिंग खड़ी कर दी, और कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराई उसकी, तो वो केस जाता है वायलेशन में जाता है, तो फिर ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और ट्रिब्यूनल में उसके ऊपर जुर्माने लगते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी इन्वायरमेंट की कोर्ट है एक किस्म की, कोर्ट मतलब अदालत है, वहां पे जाके फैसला होता है कि भाई इस कंपनी ने नॉन कंप्लायंस की है, तो इसको क्या होना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल मीन्स उसकी एक इन्वायरमेंटल कोर्ट कह ले, मजिस्ट्रेट उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको वहाँ बैठता है या जो भी है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना। फेडरल एजेंसी, इससे मुराद पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जहाँ फेडरल एजेंसी का लफ्ज आएगा, ठीक है, इस पूरे एक्ट के अंदर जहाँ फेडरल एजेंसी का लफ्ज आएगा उससे मुराद क्या, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और गवर्नमेंट एजेंसी से मुराद कौन कौन है, जहाँ गवर्नमेंट एजेंसी, हेलो जी किसी ने कुछ पूछना है तो मुझे रोक क्या वो दीजिएगा, मैं निकल बता गई दूँ। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स पूछ रहे थे ना, वो हो जी, गया? हाँ हो पता नहीं गया कैसे कॉल हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोगों को किसी को कुछ समझ ना आए तो मुझे रोक दीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा बीच में, ठीक है, नहीं क्योंकि फिर बाद में मैं पूछूंगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। ये मजिस्ट्रेट का बता दें सर। मजिस्ट्रेट से मुराद मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट कहलाता है, जिसका काम होता है छापे मारना। ट्रिब्यूनल का काम करता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहाँ था मैं, हसन अहमद कुरैशी, अमजद हुसैन राजपूत आ गए, अमजद जी सर आ गया हूँ। आ गए, चले अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हसन अहमद कुरैशी, जी सर। चले अच्छी बात। अच्छा, फिर आ जाए आप, तो इसके अंदर इसके डेफिनेशन में एक टर्म आई है हैजर्डस वेस्ट, हैजर्डस सब्सटेंस, सॉरी हैजर्डस सब्सटेंस क्या होता है, कौन बताएगा हैजर्डस सब्सटेंस? ये शायद मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। और हैजर्डस सब्सटेंस का यहाँ तस्करा क्यों किया गया है, यहाँ पे वही बात आ गई जो हम रेटिफाई करते हैं, तो रेटिफिकेशन के अंदर सर इसका एक अलग से रूल बना हुआ है, गुड, उस रूल को क्या कहते हैं? हजार्डस सब्सटेंस रूल 2016 आई थी। 2016 है 2014 है? सर 14 तो एक्टिव में है ना हमारा, जो रिवाइज्ड हुआ था। वो सिंध का है जी। ये हैजार्डस सब्सटेंस रूल जो है 2014 के अंदर है, और हैजार्डस सब्सटेंस ये मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। तो हैजार्डस सब्सटेंस ये किस के अंदर आएगा, किस क्लस्टर के अंदर आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा, मैंने क्लस्टरिंग बताई थी सर ना आप लोगों को। केमिकल वाले में आएगा। सर केमिकल में। हैजार्डस केमिकल वाले में आएगा, ठीक है। केमिकल में।
कन्वेंशन ऑन मेन क्या है, बेसल कन्वेंशन, वी आर द सिग्नेटरी ऑफ बेसल कन्वेंशन। तो इस वजह से यहाँ पे हैजार्डस सब्सटेंस को भी इन्होंने डाल दिया। हैजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? हैजार्डस सब्सटेंस जो है अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। पेस्टिसाइड के अलावा, पेस्टिसाइड तो बहुत ही हैजार्डस है ना, तो इस पे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस बना हुआ है हमारा 1971। ये क्यों बना था? ये उसी रचल कार्सन की जो साइलेंट स्प्रिंग की जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड बैन हुए थे, उसके बाद जो है एक एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस बना था 1971 में। तो जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर आ जाती हैं, तो वो हैजार्डस से बाहर हो जाती है। ठीक है, हैजार्डस सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अदर देन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज हो, वो कोई केमिकल एक्टिविटी शो करें, लाइक वो टॉक्सिसिटी शो करें, उसके अंदर एक्सप्लोजिव हो, फ्लेमेबल हो, कोरोसिव हो, रेडियो एक्टिव हो, या उसके अंदर ऐसी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सके, वो हैजार्डस सब्सटेंस कहलाता है। मैंने आपको शायद पढ़ाई भी था, क्या था वो, TICR था शायद, टॉक्सिसिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी और क्या था, मैंने शायद आपको पढ़ाया था हैजार्डस सब्सटेंस में। बहरहाल इसके अंदर ये टॉक्सिसिटी हो, एक्सप्लोजिवनेस हो, फ्लेमेबिलिटी हो, कोरोसिविटी हो, रिएक्टिविटी हो, तो ये सारे जो है हैजार्डस सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? हैजार्डस सब्सटेंस और वेस्ट में क्या फर्क है अमजद? सर जो हैजार्डस सब्सटेंस में से वेस्ट निकल रहा है वो होता होगा। नहीं नहीं, ये मुझे हसन अहमद कुरैशी बताएंगे। सर हजार्डस सब्सटेंसेस तो मिसाल के तौर पे जैसे कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, कोई भी केमिकल अगर हम इंडस्ट्री में यूज करें, जैसे डाइज हैं जो हैवी मेटल से बनती हैं, तो वो हजार्डस सब्सटेंस हो सकते हैं क्योंकि उनको हम किसी प्रोडक्ट में यूज भी कर रहे हैं। वेस्टेज तो उन चीजों में, यानी हजार्डस वेस्ट उन चीजों में आ जाती है जो किसी काम की नहीं है और किसी चीज का बाय प्रोडक्ट है, या किसी चीज को इस्तेमाल होने के बाद वो हमारे लिए बेकार हो जाए, जैसे ठीक है, स्लज होता है हमारे। जैसे कि आप लोग ज्यादातर जो है वो किस में काम कर रहे हैं? टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। अब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर दो चीजें हो सकती है, हम जो डाइज यूज कर रहे हैं, एजोडाइज जो भी हैं, वो सारी जो है वो हैजार्डस सब्सटेंस के खाते में आती है, उसकी डेफिनेशन में आएंगी, तो उसका बनेगा HSMP, हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, कुछ होते हैं वेस्ट हैंडलर, आपने सुना होगा, कुछ होते हैं वेस्ट हैंडलर। वेस्ट हैंडलर वो हैजार्डस वेस्ट उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं मिसाल के तौर पे, ये तहसीन साहब जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट पे काम कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट प्लांट में जब टर्शियरी ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो आखिर में ना वो बन जाता है एक स्लज का वो बन जाता है, क्या कहते हैं तहसीन साहब उसको, जब हम उसको एक स्लज एक बोलते हैं केक ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक, स्लज के ब्लॉक। स्लज बोलते हैं। हाँ, स्लज केक जो बन जाते हैं। अब उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, तो वो जो स्लज केक बचता है वो हैजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा। हैजार्डस सब्सटेंस जो है वो चीजें हैं जो कि कंपनी यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए। हैजार्डस वेस्ट वो चीज है जो कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, वो टॉक्सिक होगा, वो रिएक्टिव होगा, वो कोरोसिव होगा। ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगी, दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यही होंगी, लेकिन फर्क क्या है, हैजार्डस सब्सटेंस जो है वो विद इन द इंडस्ट्री या विद इन द प्रोसेस यूज हो रहा होगा, आपने उसकी प्रोसेस के अंदर उसको कैसे सेव करना है। और हैजार्डस वेस्ट है, उसके अंदर भी वही चार चीजें होंगी, टॉक्सिसिटी होगी, कोरोसिविटी होगी, रिएक्टिविटी होगी, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन वो कंपनी उठा के बाहर फेंक रही है उसको। तो ये दोनों चीजें आती हैं, तो हैजार्डस वेस्ट का भी हमारा ये रेगुलेशन, हैजार्डस सब्सटेंस भी बना हुआ है और हैजार्डस वेस्ट भी है। हिस्टोरिकल वाटर इसको छोड़ दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल वाटर जो है वो हॉस्पिटल वेस्ट। अच्छा, हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल वेस्ट पे भी सीपा बहुत एक्टिव है भाई आजकल, सर लेकिन सिरिंजेस होती हैं उसमें और जी, ब्लड वगैरह होता है, जो टिश्यूज होते हैं किसी इसमें भी सादा पेशेंट के जो जी, निकल इसमें सकते हैं। ज्यादातर बायोमेडिकल वेस्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा है। नोजोकोमियल होता है ना जी जी सर। जी, जिसमें टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ब्लड हम्म। ब्लड वेस्ट, ब्लड हो गया, क्लिनिकल सर लेबोरेटरी का रेडियो वेस्ट। एक्टिव मटेरियल भी होता है। जी, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव कैसे होता है? सर वो जो एक्सरेज वगैरह का एक्सरेज हो गए, मटेरियल ठीक और है, ये तो सब चीजें जो यूज हो रही होती है।
मेरे पास टाइम कम रह गया, जल्दी और इसका भी रूल बना हुआ है ना सर? इसका अलग से हॉस्पिटल वेस्ट का पंजाब में तो बना हुआ है, पंजाब में है, यहाँ से पंजाब में तो 100% बना हुआ है। सिंध वालों को फैक्ट्रियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, उसी में इतना पैसा है भाई। नहीं सर, सिंध का भी है मेरे ख्याल से हॉस्पिटल लिस्ट के ऊपर। इनमें जो है ना, फैक्ट्रियों में इतना पैसा है, हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे ये लोग? कराची लेकिन में सर बना हुआ तो हाँ है। ये बात भी सही है। हाँ है, बना हुआ तो है, बना हुआ तो है, लेकिन बहुत कम है उसकी उसकी जो सर इम्प्लीमेंटेशन अभी ये रिजर्व रखे हुए हैं सर, ये बाद में काम आएंगे। एक बचाए हुए इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उससे क्या मुराद है? उसके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से मुराद कहाँ से है? यानी उसका रॉ मटेरियल, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेकिंग, फॉर्मुलेशन, सिंथेसाइजिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद द व्यू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल, माइनिंग फॉर ऑयल, गैस, ये सब जो बातें थी उन्होंने उठा के इसमें डाल दी। ठीक है, ये नहीं देखा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है। बहरहाल ये उसके रॉ मटेरियल से उसके फाइनल पैकेजिंग तक जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहलाता है, उसके फाइनल डिस्पोजल तक। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? वो वेस्ट जो कि इंडस्ट्री अपने एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। IEE यहाँ लिखा है, IEE इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन, ऊपर EIA लिखा था, यहाँ पे IEE लिखा है, तो ये टर्म भी आएगी। IEE क्या होता है? कोई कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करता है हमारे पास? कोई है इस वक्त? शहरियार है नहीं इस वक्त? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो कि कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करता हो? सर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा मेरे ख्याल से। हाँ, IEE, चलें ये भी बता दूंगा डिटेल में आपको। IEE क्या होता है? इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन, ये प्रीलिमिनरी एनवायरमेंटल रिव्यू होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स के लिए, जो कि कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट पे लागू हो सकते हैं या उससे कोई इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी आ जाइए। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? मींस एजेंसी, या फेडरल गवर्नमेंट हो गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, लोकल काउंसिल से क्या मुराद होता है? मोटर व्हीकल है तो अब तो ये मोटर व्हीकल में भी ठीक ठाक, एमिशंस के अंदर भी ठीक ठाक वो है, भी एक एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। आपको पता है इंपोर्ट की जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं, मेरी 1-2 लेबॉर्ट्रीज के साथ रब्ता है, तो हमारी जो इंपोर्ट की गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, दे आर रिजेक्टेड इफ देयर एमिशंस आर नॉट अंडर इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर वो गाड़ियाँ जो है पोर्ट पे खड़ी हैं और यहाँ से एक लेबॉर्ट्री वाले ने जाके टेस्ट किया, उसने कहा कि इसकी एमिशन जो है वो NEQS को एक्सीड करनी है, तो आपको पता है वो गाड़ियाँ रिजेक्ट हो सकती हैं। ये इतना इसकी लॉ की सख्ती है। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो पैसे खिला के जो है वो पास हो जाती है। बाहर मोटर व्हीकल से मुराद क्या है? वो व्हीकल जो कि प्रोपेल्ड व्हीकल होगी, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। इससे मुराद देखें, ये सारी डेफिनेशन से मुराद ये है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वहाँ पे इन डेफिनेशंस के जरिए उसको पकड़ा जाता है कि ये व्हीकल है जी, व्हीकल की डेफिनेशन में आती है, बिल्कुल आती है। क्यों? ये मैकेनिकली प्रोपेल होती है, इसके अंदर एग्जॉस्ट एमिशंस है, इसके अंदर ये इसका चेसिस होता है, इसकी बॉडी होती है, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट से मुराद कौन सा वेस्ट है? जिसके अंदर सारा सीवरेज हो गया, रिफ्यूज हो गया, गार्बेज हो गया, और स्लज हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। अच्छा, अभी मेरा हमदर्द में सिलेक्शन बोर्ड हो रहा था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक डॉक्टर जुबैर थे मेडिकल साइड के, उन्होंने कहा मुझे उसामा एक बात बताएं कि वेस्ट से या सेवरेज से, एक रिसर्च आई कि सेवरेज से भी कोरोना फैल रहा है, कोई बताएगा इसकी रीजन? सेवरेज से कोरोना फैल रहा है, ये बात सही है या गलत है? कोई इसके मुतालिक कोई आपका स्टडी प्लान क्या कहता है? कौन बताएगा मुझे? सर ये सेवरेज से कोरोना फैलने की बात तो आई थी, लेकिन इसका कोई एविडेंस तो मेरा ख्याल है कि अभी तक ऐसे आया नहीं है और इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई नहीं है उस तरीके से। लेकिन ये बात जरूर आई थी कि सेवरेज से कोरोना फैलता है। कैसे फैलता है? वो तो नेजल एक्टिविटी से फैलता है, कोई खांसेगा छींकेगा तब जाएगा ना। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ एक बात है। अच्छा ठीक है, तो बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट अगर हम इस बात को देखें तो सेवरेज से भी कोरोना फैलता नहीं फैलता, ये अलग बात है। अच्छा जी, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NEQS प्लीज, वो स्टैंडर्ड जो कि फेडरल एजेंसी ने बनाए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉइस से मुराद नॉइस है, इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, उसके कैरेक्टर ऑफ साउंड। न्यूक्लियर वेस्ट से मुराद वो वेस्ट है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या कोई रेडियो एक्टिव है जैसे कि हॉस्पिटल में है। पर्सन से मुराद कोई नेचुरल पर्सन होगा, लीगल एंटाइटी होगा,
या इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लोकल काउंसिल भी हो सकती है। ये सारा पर्सन में आएगा। पोल्यूशन से मुराद क्या है? पोल्यूशन से मुराद वही सारी कंटेमिनेशन है जो कि एयर, वाटर, लैंड, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एस्थेटिक, रेडियोलॉजिकल, इन सब को नुकसान पहुंचाए, वेलफेयर, प्रॉपर्टी को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाए। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड देयर अंडर। प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट से मुराद कोई प्लान है, एक्टिविटी है, स्कीम है, प्रपोजल है, अंडरटेकिंग है। कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज, ये सारे किस में आएगा? प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। पूरी इसकी डिटेल्स है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रोपोनेंट से मुराद कौन है? प्रोपोनेंट से मुराद अ पर्सन हु प्रपोजेस और इंटेंड्स टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट। वो बंदा है जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है। जब हम EIA करने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि प्रोपोनेंट कौन है? वो कहते हैं कि फलाना साहब है, इनका ये प्रोजेक्ट है, ये पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, ये पेस्टिसाइड कंपनी लगा रहे हैं, ये टेक्सटाइल मिल लगा रहे हैं। आपके प्रोपोनेंट जो डेनिम के होंगे वो कौन होंगे? वो उनका नाम होगा। रेगुलेशन से मुराद क्या है? जो इस एक्ट के अंदर रेगुलेशन बनी है वो रेगुलेशन कहलाएंगी। रूल से मुराद वो रूल है। सीवेज, सीवेज से मुराद क्या है? लिक्विड और सेमी लिक्विड। स्लज होगा सैनिटेशन से, किचन से, लॉन्ड्री से, वॉशिंग से, इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा सेवेज या सेवरेज कहलाएगा। स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो कि नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड ने एमिशन पे सेट किए, वाटर पे सेट किए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसपे हम साइन करके आए थे। ठीक है। जनरेशन विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ये सबको पता है। टेरिटरी वाटर छोड़ दें इसको। वेसल, वेसल से मुराद क्या होता है? ठीक है। वेस्ट से मुराद क्या है? सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड की शक्ल में जो होगा वेस्ट होगा, गैशियस की शक्ल में वेस्ट होगा। यहाँ तक तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अच्छा, फिर PPC बनी थी, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल बनी थी। हमें टाइम और पास आउट हो रहा है तो यहाँ डेफिनेशन तक देखते हैं। और अब मुझे ये बताइएगा, तनवीर साहब आप एंटर हो रहे हैं कि अभी अभी स्टार्ट करना है या किसी और दिन देखना है? मुझे इसका बता दें। दूसरा सेशन तो जो बाद में देखेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट अभी 15 मिनट बाद, नहीं मतलब सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक या बहुत डिले हो जाएगा? या आप लोग सर वो फिर लोग कल नहीं रख लें, कल 7 बजे करीब रख लें ताकि सब शाम में अपने रख बच्चे लेंगे। बच्चे वर्किंग डे में ना रखें, फिर अभी रख लें सर। अगर वर्किंग डे से बेहतर है अभी रख लें हाथ के हाथ। सर अभी नहीं, शाम में रखें सर। और एक दिन पहले प्लीज बता दिया करें क्लास का। तो क्लास तो कैसे जाती है? 10 से 1 तो है ना? 10 से 1 तो वैसे सर जो आपका देखिए सर, जो क्लास का टाइम है ना, इसी क्लास के टाइम के बीच में ही आपने जितने सेशंस रखने हैं रख लें, क्योंकि फिर बाद में अवेलेबिलिटी का सर बहुत इशू होता है सर। हमारा क्या इशू है? तुम तो आराम से बैठ के आ जाते हो, एबट में काम कर रहे हो। सर और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। और भी काम है जमाने में। तो वो तो हम मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि एक एक सेशन छोटा छोटा करके हम इसको कवर कर सकते हैं, बजाय कि मैं आपको 3 घंटे बिठा के पढ़ाऊँ अभी, तो ना आप समझोगे ना तो ना मुझे। सर एक काम कर लेते हैं ना, अभी आप एक और अभी छोटा अभी सा या 30 कंटिन्यूटी मिनट एक सेशन और कंडक्ट रख लें, चले इसी ठीक है, तरह के 10 और 40 15 मिनट का मिनट। चले बहुत है। चले आधे घंटे बाद ना 11:30 बजे मैं एक और सेशन आपसे कहूँगा उसमें। हाँ बच्चों वो एक और कर ले, फिर उसके नफ हो जाएगा, फिर देख लेंगे। चले ठीक, ठीक है। थैंक अच्छा, यू ये सर। ये जो मैं एक्ट पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये रेटिफिकेशन एक्ट है, मतलब पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये हम क्यों किया था? दिस इज द रेटिफाइड फॉर्म। रेटिफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि जो हम साइन करके आए थे उसको सामने रखते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो है एक्ट साइन कर लिया। हैजार्डस को साइन करके आए थे, बेसल कन्वेंशन का हैजार्डस सब्सटेंस रूल बना लिया। हम जो हॉस्पिटल को साइन करके आए थे, हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड को साइन करके आए थे, तो उसका हमने वो बना लिया। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, मैं इसको सिर्फ गो थ्रू करूंगा कि एक्ट हमारा क्या कहता है और क्यों बना था और इसके अंदर क्या क्या चीजें। फर्दर में इसको और मजीद डिस्कस कर लेंगे ये आधे घंटे बाद। ठीक है। ओके सर। मैं पेपर में भी दे सकता हूँ। अभी मैं एक्चुअल EIA पे नहीं आया। ओके सर। ठीक है। चलें आप लोग नाश्ता करें। उम्मीद काफी है कि अभी उठे होंगे आप। जी सर। ठीक है सर। ओके।